नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और शाम 9 बजे की क्लास और राजस्थान के इतिहास का टॉपिक चल रहा है। कंटिन्यूज हम बने हुए हैं। राजस्थान के इतिहास का 7 नंबर ये वीडियो है। और शुरुआत हमने की थी कहाँ से कि कैसे राजस्थान के अंदर शुरुआती समय में जो राजवंश है उससे पहले कैसी व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर। और अब हम पहुंच चुके हैं एक महत्वपूर्ण राजवंश मेवाड़ वंश पर। इस मेवाड़ वंश की खासियत क्या है? इस मेवाड़ वंश की खासियत है कि इस संसार के अंदर सबसे लंबे समय तक एक छत्र राज करने वाला कोई वंश था तो वो मेवाड़ का सिंसोदिया, या जिसको हम कहें गुहिल वंश था। ऐसा वंश कभी नहीं आया। 566 ईस्वी से लेकर 1947 तक की बात करें, एक छत्र वंश राज किया था एक ही समय, इतने लंबे और एक स्थान पर वो मेवाड़ वंश था। इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश, ऐसा वंश था जो राजस्थान में राजवंशों में सबसे पहले आया था और उसने राज किया था मारवाड़ क्षेत्र में। तो अब करें स्टार्ट। 6 बजे आपको टेस्ट मिल दिया। बहुत सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट ले रखा है उसको नहीं करते हैं, क्योंकि टॉपिक देने के बाद अगर आप टेस्ट नहीं करते हो तो आप पिछड़ते जाओगे और विद्यार्थियों से। और इस समय इस प्लेटफॉर्म पर पिछड़ते जाओगे तो जब आपका एग्जाम आ जाएगा आपकी क्या हालत रहेगी। आप सभी बुद्धिजीवी हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी लगना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये एक कड़वा सच है, ध्यान रखना। तो आज हम मेवाड़ वंश की चर्चा करेंगे प्रारंभ से लेकर। मेवाड़ वंश में हमें प्रारंभ से लेकर और कुंभा तक के काल की घटना, यानी कहने का मतलब हम 566 ईस्वी से लेकर कुंभा की मृत्यु होती है 1468 ईस्वी, वहां तक की जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो करें आज की इस क्लास को स्टार्ट। एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दें। बाकी टेलीग्राम पे रोज इसका लिंक आपको मिल जाता है 9 बजे, तो आप जरूर देखा करें। सबसे पहले देखो, इस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, एक फ्रांसीसी सेनापति था, उससे की थी। हालांकि जब मेवाड़ वंश की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले मेवाड़ वंश में 566 ईस्वी की बात है। कब की? 566 ईस्वी की बात है। एक गुहिल नाम का शासक आता है, वो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। ये स्थापना करके छोड़ देता है और कुछ ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है मेवाड़ क्षेत्र में। क्योंकि मेवाड़ नाम क्यों पड़ा? मेवाड़, मेवाड़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ मेद जाति रहती थी। मेर और मेद जाति रहती थी। इस मेद के कारण क्या हुआ, मेद मेद करते हुए मेवाड़ पड़ गया। और यहाँ एक सीवी जाति भी रहती थी। इस कारण इस क्षेत्र में एक जनपद कौन सा हुआ? सीवी जनपद हुआ, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में हम नगरी कहते हैं। तो उसके बाद मेवाड़ कि इस गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। किसको? मेवाड़ का वास्तविक अगर संस्थापक पूछे तो वो बप्पा रावल को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? बप्पा रावल को। ये वही बप्पा रावल है जिसने 734 ईस्वी में मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया था। ठीक है, कब? 734 ईस्वी में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से, फ्रांसीसी सेनापति से की है सीवी वेद्य ने। और बप्पा रावल, ये प्रश्न आता है कि बप्पा रावल को मेवाड़ की गद्दी किसके आशीर्वाद से मिली थी? तो बप्पा रावल को मेवाड़ की गद्दी मिली किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। किसके? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। एक ऋषि थे जिनकी वो गायें चराते थे। बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे। और एक समय ऐसा आया कि हारित ऋषि की जब गायें चराते थे तो एक गाय क्या होती है, एक गुफा है, इस गुफा के अंदर वो शिवलिंग था और शिवलिंग पर दूध चढ़ा के आते थे। दूध चढ़ा के आते थे। और कहते हैं कि जब बप्पा रावल मेवाड़ के शासक बने तो उसी शिवलिंग को आधार मानकर उन्होंने वहाँ एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो पूरे सिसोदिया वंश के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गुहिल वंश के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और उन्हें दीवान मानकर ये राज करते हैं। कौन से शासक? बप्पा रावल। इनका दूसरा नाम भाई जरूर याद रखना, काल भोज। सीधा ऐसा पेपर में आ जाता है। बप्पा रावल का दूसरा नाम काल भोज। और सीवी वैद्य ने इन्हें चार्ल्स मार्टल यानी फ्रांसीसी सेनापति की संज्ञा दी है। क्लियर होगी सारी चीजें। राणा हमीर सिसोदिया ने 1336 ईस्वी में सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? देखो, पहले पहले जो था वो गुहिल था। गुहिल की शाखाएं बहुत थी, लगभग गुहिल वंश की शाखाएं 24 थी।
कितनी? लगभग 24 शाखाएं मानी जाती है गुहिल वंश की, अलग अलग। जैसे नेपाल में शाखा थी, हम दो तो फिक्स पढ़ ही लेंगे। कौन कौन सी? 24 में दो तो फिक्स पढ़ते पढ़ते हैं, रावल शाखा और सिसोदा शाखा। रावल और सिसोदिया शाखा पढ़ते हैं ना, दो फिक्स है। लास्ट रावल शाखा का रावल रतन सिंह शासक होता है चित्तौड़गढ़ के, तीसरे शाके 1303 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ शाखा होता है। उसके बाद में 1326 ईस्वी में ये हमीर सिसोदिया 1326 में सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। सिसोदिया वंश 1326 में सिसोदिया वंश की शुरुआत करता है मेवाड़ में ये हमीर सिसोदिया। इसलिए इस हमीर सिसोदिया को कहते हैं क्या कहते हैं? मेवाड़ का उदारक। इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का उदारक कहते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं से इसने लड़ते भिड़ते कैसे कैसे करके और इसने वापस मेवाड़ के अंदर ये वंश स्थापित कर दिया। ठीक है, तो मेवाड़ का उदारक इसे कहा जाता है और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है इसको। तो 1336 में सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? मोहम्मद बिन तुगलक को। मैंने कल बताया था ना, एकमात्र दिल्ली सुल्तान में अलाउद्दीन खिलजी आता है जिससे हमारे राजस्थान के राजपूत राजा हार देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हारता। मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में हमीर सिसोदिया से हार जाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट दनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत के विद्वान किस शासक के दरबार में थे? यानी प्रज्ञाढ़ विद्वान थे ये इतने बड़े संस्कृत के। ये दोनों के दोनों किसके दरबार में? राणा लाखा के दरबार में। राणा लाखा कह दो या राणा लक्ष्य सिंह कह दो। क्या कह दो? राणा लक्ष्य सिंह। और नाम से पता रखा, देखो लाखा लकी था, ये इतना लकी था सोच नहीं सकते। शायद ही ऐसा राजा कोई आया होगा इसके जितना लकी। लकी कैसे? इसने शादी किससे की थी? कहते हैं कि जब लगभग इसकी उम्र 80 साल थी इसने हंसाबाई से शादी की थी। हंसाबाई, और उस समय देखो इन बाइयों को 14-15 साल की शादी कर देते थे। 80 साल की उम्र में हंसाबाई से शादी हुई थी। इसके काल में जावर में चांदी की खान निकली। जावर में चांदी चांदी होगी, देख लो। हंसाबाई को पता नहीं कितने चांदी के जेवर बना के दिए होंगे इसने। और इसके काल में एक पिछुमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। पिछोला झील इसके काल में बनी थी। तो कितना लकी हो सकता है? देखो राजा तो था ही था, राजा तो था ही था। ये लगभग राजा बना था आपके 1382 से लेकर और ये 1421 तक राज करता है राणा लाखा। यानी इसके काल में एक छितर पिछुमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। हंसाबाई रणमल की बहन थी और मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की पुत्री थी। इसकी शादी होनी तो इसके पुत्र जो कुंवर चूड़ा था उसके साथ, ठीक है, राणा चूड़ा के साथ, लेकिन शादी इसके साथ हो गई। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम मोक्कल था, क्योंकि शर्त ये थी कि अगर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र अगर राजा बनता है मेवाड़ का तो हम शादी कर देते हैं। तैयार बैठे थे, इन्होंने कहा कर दो, ठीक है। तो हंसाबाई मिली इसे और इसके समय जावर में चांदी की खान मिली। तो ये लकी लकी था और इसी के काल में नटनी का चबूतरा बना। नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर? नटनी का चबूतरा बना हुआ है ना, पिछोला झील के किनारे। तो ये चीजें आपको इतनी याद रखनी है। मन्ना फन्ना विसल जैसे शिल्पी और योगेश्वर तथा विष्णु भट्ट जैसे प्रज्ञान विद्वान मेवाड़ के किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? मन्ना फन्ना विसल, आज हम सिर्फ कुंभा तक ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कल हम महाराणा प्रताप, राणा सांगा, उदय जैसे वीर शासकों के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आपको दिया, उसको रोज पढ़ा करो। शाम को 6 बजे ऐप में टेस्ट लगाया करो। 1 साल की वैलिडिटी है टेस्ट सीरीज की, लगातार टेस्ट लगा कर यहाँ क्लास देखा करो। देखो राजस्थान जी की कितना मजबूत हो जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वर्तमान की कंपटीशन के अंदर अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान जीके और राजस्थान करंट की फुल तैयारी कर रहा है, उसका आने वाले कोई भी एग्जाम है उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आजकल वेटेज दे दिया, मैथ के 5 क्वेश्चन, 5 रीजनिंग के, 3 मैथ के, उसके इंग्लिश के, 4 हिंदी के, ऐसे आने लगे। तो ये सबसे मजबूत कड़ी है। उत्तर आ जाएगा राणा मोक्कल। ये राणा मोक्कल कौन था? राणा लाखा का पुत्र था, जो 1421 से लेकर और 1433 तक ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। हालांकि ये नाम मात्र का शासक था, क्योंकि जो शासन संभालता था वो इसका साला था रणमल राठौड़, वो संभालता था। उसने राठौड़ों की फौज लगा रही थी और जैसे ही कुंभ आया सबको भगा दिया। इसकी हत्या भी ऐसे की गई थी।
भैपा पंवार और जो चाचा मेरा थे, जो चाचा वह मेरा थे, इन्होंने मिलकर एक युद्ध में जाते हुए रास्ते में मोकल की हत्या कर दी थी। तो मोकल किसके पिता थे? कुंभा के पिता थे, ठीक है, 1421 से 33। लेकिन मन्ना, फन्ना, विसल जैसे शिल्पी और योगेश्वर विष्णु भट्ट जैसे विद्वान इसके दरबार में थे। उदार धोरिणी, उदार धोरिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका जैसे ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? उदार धोरिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका जैसे ग्रंथों के जो रचनाकार थे वो गोविंद थे। ये गोविंद कौन थे? ये गोविंद मंडन का पुत्र था। गोविंद मंडन का पुत्र था और नाथा मंडन का भाई था। ये सारे के सारे कुंभा के दरबार में रहते थे। अब मंडन को तो जानते हो, मंडन ने तो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था, वैसे ही प्रसिद्ध है। और मंडन की तो इतनी रचना है, पूछो ही मत। जिसके पीछे मंडन लग गया वो मंडन ही था लगभग। लेकिन नाथा की रचना जरूर याद रखना, वास्तु मंजरी। कौन सी? वास्तु मंजरी जो रचना है ये बड़ी फेवरेट है। ये किसकी है? नाथा की है, मंडन के भाई नाथा की है वास्तु मंजरी। थारंग व्यास ये भी कुंभा के संगीत गुरु थे। राणा कुंभा के समय किस विद्वान ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की? देखो कुंभा, कुंभा है ना, कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। इसको राजस्थान के इतिहास का युग पुरुष कहते हैं और मेवाड़ स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। वीर विनोद ग्रंथ है कवि श्यामल दास का, उसमें यह लिख रखा है कि इस कुंभा ने अकेले राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, अकेले। अब देख लो स्थापत्य कला। उसके अलावा आपका कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, मंदिर जितने बनवाए हैं उनका तो कोई अंत ही नहीं, ठीक है। कुंभा, तो कुंभा के किस विद्वान ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ लिखा था? कवि मेहा ने लिखा था। किसने? कवि मेहा ने। मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य गुहिल द्वारा किस वर्ष की गई? तो गुहिल ने की थी, इसलिए वंश भी कौन सा चल गया? गुहादित्य था, गुहिल था, और गुहिल वंश 566 ईस्वी में। कालभोज, देखो कालभोज नाम आ गया। और बप्पा रावल को किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? उस समय का सबसे, कहते हैं कि मेवाड़ में इसने उस समय सोने के सिक्के चला दिए थे। क्या चला दिए थे? सोने के सिक्के। अंदाजा लगाओ कितना ताकतवर, कितना साम्राज्य विस्तारवादी उस समय ही ये शासक था। तो सूर्य के समान इसको तेजस्वी माना गया है। एक आठपुर अभिलेख है। कौन सा? आठपुर अभिलेख के अंदर। चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब राजा की प्रशंसा में लिखेगी। इस प्रशस्ति के रचयिता है अत्रि व महेश। अत्रि व महेश। जेता और कुंपा, ये तो जेता और कुंपा तो गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए। गिरी सुमेल के वीर, ये वीर थे, ठीक है। नापा पुंजा जेता, नापा पुंजा जेता ये विजय स्तंभ के शिल्पकार थे, विजय स्तंभ के कलाकार, ठीक है। अत्रि व महेश। और मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। दुर्ग के शिल्पी, ठीक है। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे, तो इनको याद रखना। अत्रि व महेश, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? देखो कुंभा एक राजनीतिज्ञ चतुर था, इसके अलावा ये संगीतज्ञ भी था बहुत बड़ा। इसने देखो नृत्य रत्न कोश ग्रंथ लिखा था, कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। इसका कुंभा की बात करें, कुंभा की रचना नहीं, ठीक है। तो कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। जैसे आप एक ग्रंथ पढ़ते हो संगीत राज, 5 भागों में है संगीत राज, संगीत रत्नाकर। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, इसके भाग पूछे जाते हैं 5। तो इसमें नृत्य रत्न कोश ये एक भाग है इसका। तो इसका अर्थ है कला निधि, उदार धोरणी, अभी मैंने बताया था ना गोविंद ने लिखे थे। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किस शासक के शासन काल में हुई थी? और इस ग्रंथ को माना जाता है मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। ये तेज सिंह के काल में लिखा गया था। तेज सिंह, ये तेज सिंह 1213 से लेकर
1253 से लेकर 1273 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, ये 1260 ईस्वी में कमलचंद्र ने लिखा था। किसने? कमलचंद्र ने लिखा था, ये याद रखना। कमलचंद्र ने लिखा था। और जब भी तेज सिंह की बात आई, इतना तेज था कि इसने चालुक्यों को हरा दिया था और एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम भी याद रख लेना, उमापति वार लब्ध। उमापति वार लब्ध, ये उपाधि धारण की थी इसने चालुक्यों को हराकर तेज सिंह ने। ठीक है, तेज सिंह ने। तेज सिंह 1253 से 73। उसके बाद में फिर ये जो शाखा आती है सिंसोदा शाखा की, ये आ जाती है। जेतर सिंह आए थे, समर सिंह आए थे और फिर लास्ट रतन सिंह आए थे। अबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से मेवाड़ के किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है? अबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से मेवाड़ के किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है? ठीक है, तो वो शासक है समर सिंह। ये कौन सा समर सिंह है? ये समर सिंह, ये वही समर सिंह है जो रावल रतन सिंह का पिता था। रावल रतन सिंह का पिता था। लास्ट रावल रतन सिंह आता है 1302 से 1303 ईस्वी। इससे पहले राज कौन करता है? समर सिंह करता है 1273 से लेकर 1302 तक। उससे पहले तेज सिंह आता है 1253 से 73 तक। उससे पहले जेतर सिंह आता है। ये सारे रावल शाखा के हैं। जेतर सिंह 1213 से 53 तक। ठीक है, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, इनका क्रम पूछा जाता है पेपर के अंदर, ध्यान रखना। और लास्ट रतन सिंह के बाद रावल शाखा समाप्त हो जाती है और फिर 1326 में सिंसोदिया वंश की स्थापना करता है हमीर सिंसोदिया। निम्न में से किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण और जावर खान से चांदी व शिष्य का खनन प्राप्त हुआ? ये तो क्लियर है। जब आप खनन का टॉपिक पढ़ते हो खनिज का, तो आप ये पढ़ते हो कि एक खनिज है सीसा जस्ता। कौन सा? सीसा और जस्ता। इन दोनों के संयुक्त रूप से जो निकलती है अयस्क, वो चांदी निकलती है। चांदी वहीं निकलेगी जहां सीसा जस्ता निकलेगा। और ये जो अयस्क के रूप में निकलती है, इसको कहते हैं गेलेना। क्या निकलती है? इसको क्या कहते हैं? गेलेना कहते हैं। तो शीशे जस्ते के साथ चांदी निकलती है और चांदी चांदी हो गई राणा लाखा की। तो उत्तर क्या आ जाएगा? लाखा। अभी मैंने बताया था आपको। गीत गोविंद ग्रंथ पर, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा लिखित टीका रसिक प्रिया में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? मैंने आपको बताया 1326 में अमीर था, उसने मुस्लिम आक्रांता आगे थे मेवाड़ में, उनको भगा दौड़ के और विषम परिस्थिति में भी क्या है, धैर्य रखा और वापिस सिंसोदिया वंश की स्थापना कर दी। उस शासक को कहते हैं विषम घाटी पंचानन। ये विषम घाटी पंचानन, इसने 1326 में सिंसोदिया वंश की स्थापना की थी। और एक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको 1336 में इस राणा हमीर ने हराया था। इसको एक तो मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, एक विषम घाटी पंचानन कहते हैं और एक इसको वीर की उपाधि भी मिली हुई है। ठीक है, चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो उदय सिंह ने करवाया था। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। इसकी उदय सिंह की चर्चा कल करेंगे। ये 1540 से 1572 तक आया था। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था? देखो, ये पद्मिनी कौन थी? ये श्रीलंका के एक सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। और उसकी शादी जो होती है वो चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के साथ होती है। और कहा जाता है, इतिहासकार पद्मावत ग्रंथ में जो ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, कहते हैं पद्मिनी की सुंदरता इतनी इतनी सुंदर थी, मतलब इतनी ज़्यादा व्याख्यान बढ़ चढ़ कर की गई है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसको पाने की लालसा करने लगा और उसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। तो जब पद्मिनी की शादी हुई थी रतन सिंह के साथ, तो उसके साथ गोरा और बादल दो आए। इसके साथ आए और वो चित्तौड़गढ़ में आए और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनका दोनों का संबंध चाचा और भाई था, गोरा और
बादल। गोरा चाचा थे और बादल भाई थे। होता है ना जब शादी होती है तो लड़की के साथ कोई मामा का लड़का, मामा चाचा साथ में आते हैं। अब वालों को तो निकाल देते हैं, दूसरे दिन बोले जाओ अपने घर पे, जाओ संभालो अपने माँ बाप को। पहले ये होता था कि रानियों के साथ जो आते थे वो वहीं रह जाते थे, क्योंकि खुले मैदान इतने बड़े, इतने इतने बड़े दुर्ग हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, जगह बहुत हुआ करते थे, रहते थे। आजकल दो दो कमरे हैं, उसमें वो आप सोएंगे कि गोराबाद जैसे चाचा भतीजा को सुनाएंगे। तो पहले वाली कंडीशन अलग थी। अब वापिस आना पड़ता है, भी ध्यान रखना, हट मत कर लेना कोई भी हम वहीं रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये पहले बड़े राजा महाराजाओं की बात थी। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो राणा हमीर को। 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच किस युद्ध में महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा द्वारा बंदी बना लिया गया था? तो है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। बड़ा खतरनाक शासक था महाराणा कुंभा। हर बार जीतने की तमन्ना ही रहती थी और जीतता था, इतना चतुर राजनीतिज्ञ था सारंग। लेकिन एक खासियत देखी है महाराणा कुंभा की, जब भी कोई युद्ध जीता उसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ बना देता। तो सारंगपुर के युद्ध के बाद इसने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। अब ये विजय स्तंभ बड़ा प्रसिद्ध है, क्यों है? कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है ना। तो विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। 9 मंजिला है। इस 122 फीट ऊंचाई, ठीक है, 30 फीट चौड़ाई। और विजय स्तंभ जेता, पोमा, नापा, इनके द्वारा, यानी मेन जो शिल्पकार था वो जेता था, बाकी इसके पुत्र थे पोमा नापा। हुआ नहीं जी, आजकल मिस्त्री हुआ जो वह मिस्त्री बाप हुआ तो वे बेटा लारा काम करता करता भाई सीख जाए। तो ये जेता के सागे पोमा नापा नाथा है, सारा का सारा कैसी गया, विजय स्तंभ बना दियो, ठीक है। तो विजय स्तंभ पहली इमारत है राजस्थान की जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि कुंभा उपासक था भगवान विष्णु का। और हिंदू देव देवताओं की इतनी मूर्तियां लगी है कि इसे भारतीय हिंदू देवता विश्व कोश का अजायब घर भी कहते हैं इसको, ठीक है। विजय स्तंभ। दुर्ग पूछ ले कौन से दुर्ग में है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये अभी ताजा रीट का पेपर हुआ था, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर ये प्रश्न आया था। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा मुंज ने, सिद्धराज ने, भोज ने या राहप ने? परमार राजा भोज ने करवाया था। कालांतर में मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम रख दिया त्रिभुवन नारायण मंदिर रख दिया, ठीक है। आगे जाके इसका समदेश्वर मंदिर से किस प्रशस्ति में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से मेवाड़ राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? बप्पा रावल ने इस हरित ऋषि की गायें चराता था। होता क्या है कि जब ये गायें चराता था, अब एक दो गायें तो होती नहीं थी, बहुत सारी गायें होती थी, गायें चराता था। तो एक एक गाय ऐसी थी जो क्या है कि एक गुफा में जाके और शिवलिंग पर दूध चढ़ा के आते थे। हरित ऋषि कहता भाई क्या है, क्यों? बप्पा रावल की खासियत थी, कम से कम कहते हैं उसकी 8 फुट तो हाइट थी, इतना मोटा ताजा था, कहता है कि रोज एक भैंसे की बलि दे के खा जाता था और टोकरियों के टोकरियों अंडे खा जाता था। और 40 हाथ की तलवार रखता था, हाथ में खड़ग रखता था, और 40 हाथ की धोती पहनता था और 40 मन की तलवार रखता था, इतना ताकतवर। तो हरित ऋषि ने एक बार एक गाय थी वो रोज, अब पहले वाली गायों के 20-20 लीटर दूध होता था, 15-15 लीटर। हरित ऋषि रोज बप्पा रावल को कहते तू क्या करता है, मेरी एक गाय का दूध पी जाता है। उसने कहा मैं तो नहीं पीता। 2-3 बार का अगर नहीं पीता तो ये दूध घर पे, ये गाय दूध आके नहीं देती है घर पे, और ये गाय तो वो शिवलिंग पे दूध चढ़ा आती थी। पप्पा ने सोचा कि कुछ ना कुछ करें, ये कहानी क्या है, मेरे पे झूठे इल्जाम हो रहे हैं, मैं तो सूखा ही रह रहा हूँ, दूध पी नहीं रहा। कहता फिर उस गाय के पीछे पीछे जाता है और तब देखता है कि इस गुफा के अंदर वो दूध चढ़ा रही होती है। तब उसको समझ में आ गया यहाँ कुछ ना कुछ है। तो कहते हैं कि भगवान शिव का शिवलिंग था। और बाद में जैसे ही हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के राजा बने, वो नागदा स्थान है कैलाशपुरी के अंदर, वहां उसने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कौन सी प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है? राज प्रशस्ति के अंदर, ठीक है। ये राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे। आगे राज सिंह को पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? देखो, किला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या नाथा? तो
मुनि जिन विजय सूर्य है वो कुंभा के दरबार में नहीं था। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? नौकरशाही, जो आज की जो सामंतशाही कह सकते हो आप, नौकरशाही सामंतशाही की शुरुआत किसने की थी? अल्लट ने। किसने? राजा अल्लट ने की थी। इसको एक उपाधि प्राप्त थी, देखो पता नहीं वहां उस समय आलू ज्यादा होते थे कि इसको एक उपाधि प्राप्त होगी आलू रावल की। इसको सीधा कहते थे आलू रावल। ठीक है, आलू रावल। ठीक है, आलू रावल। ये जो अल्लट था ये पहला शासक था जिसने आहड़ को राजधानी बनाई, आहड़ को राजधानी बना दी। और ये पहला राजपूत शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। ये देखो भी, पहला राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह इसने किया था। यह क्या है कि एक जाति है, आपको पता है, हुण। हुण हुण यानी बर्बर जाति है। और उनका काम होता था जहां भी आओ लूटपाट करो। एक दिन क्या हुआ कि हुण सारे आए और लूटपाट करने लगे। इसने एक हुण राजकुमारी को पकड़ लिया और शादी कर ली उससे। हुण विदेशी थे। हुण उस राजकुमारी का नाम था हरिया देवी, उससे शादी कर लिया। ये प्रसिद्ध हो गया अंतरराष्ट्रीय विवाह के लिए। इसने कहा इसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो चलो लूट के ले जाओ, ले जाओ पे, ये हरिया देवी तो इधर आ जा। ठीक है, तो अल्लट ने उसको पकड़ लिया और उससे शादी कर ली। अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया पहला। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ बना दी? तो नागदा से चित्तौड़ बना दी वो शासक कौन था? जेतर सिंह। होता क्या है, एक घटना घटित होती है 1227 में, एक युद्ध होता है बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध। आक्रमण कौन करता है? इल्तुतमिश। कौन करता है? इल्तुतमिश। ये आक्रमण करता है। बुताला का युद्ध होता है। इस युद्ध में जेतर सिंह जीत जाता है, लेकिन जेतर सिंह को ये नुकसान होता है कि उसकी जो नागदा राजधानी होती है उसको तहस नहस कर देती है तुर्की सेना। इस कारण ये नागदा से चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। तो अब देखो कितनी आगे, नागदा को राजधानी बनाई बप्पा रावल ने, आहड़ को राजधानी बनाई अल्लट ने, चित्तौड़ को राजधानी बनाई जेतर सिंह। ठीक है, ये जेतर सिंह 1213 से 1253 तक मेवाड़ का शासक बनता है। प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं? ये जेतर सिंह। कौन सा? जेतर सिंह। निम्न में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? बुताला का युद्ध। कब हुआ? 1227 ईस्वी में। और सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी। हिंदू घाटवाटी का युद्ध 1299 ईस्वी। ठीक है, ये याद रखना। मेवाड़ के किस शासक ने उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी? चालुक्यों को हराकर प्राप्त की थी? रावल जेतर तेज सिंह ने। किसने? तेज सिंह ने। अब घटना इसकी रहेगी रतन सिंह। ये वही है, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। पद्मिनी के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और बेचारे इसको रगड़वा दिया। ठीक है, ये वो रतन सिंह। कल का टॉपिक क्या रहेगा? कुहिल सिंसोदिया राजवंश में राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप पर स्पेशल चर्चा करेंगे। हर एक एग्जाम के अंदर ये स्पेशल होते हैं, तो स्पेशल ही चर्चा करेंगे 25-30 प्रश्नों की। तब तक इन टॉपिक को पढ़कर शाम 6 बजे ये जो टेस्ट है नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करें। सीरीज नंबर 6 और सीरीज नंबर 4 में जाके और आप सिलेबस देख सकते हैं कि रोज कौन सा टेस्ट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।